Yes, welcome back students to 12th HSC Accounts Revision. So हम इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक कर रहे थे एंड अभी तक हमने क्या क्या देखा? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. ये कंसेप्ट देखे, उसके जर्नल एंट्रीज देखे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ पे डिस्क्लोज करना है, वो भी हमने ऑलरेडी देखा है. ओके, सो एक्चुअली अभी लीगली इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट अलाउड नहीं है. उसके बाद कौन से कंसेप्ट देखे? फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन करें. द सीक्वेंस ऑफ दिस टॉपिक वॉज पहले कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, देन उसके जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं एंड देन बैलेंस शीट में उसको कैसे डिस्क्लोज करना है वो सीख रहे हैं. ये कंसेप्ट होने के बाद हमने देखा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, उसके मीनिंग देखा, उसके जर्नल एंट्रीज देखे एंड बैलेंस शीट में वो कहाँ पे डिस्क्लोज करना है. ओके, सो यहाँ तक हमने देखा था. अभी आज हमें देखना है इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, सो नाम से ही समझ में आ रहा है कंसिडरेशन का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न. सो व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स, against that shares company receives cash from public, from shareholders. okay, लेकिन यहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है टू द वेंडर्स, टू द सप्लायर्स. सो समटाइम्स कंपनी परचेसेस assets and against those assets company will not pay cash to the suppliers. company issues its own shares to the vendors or suppliers. तो उस केस में इस इशू ऑफ शेयर्स को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिकॉज द सप्लायर्स आर गिविंग not cash to the company. Suppliers are providing assets. It may be land and building, furniture, plant and machinery. So these assets are supplied by suppliers or vendors and against which company is issuing shares to them. Okay, so यहाँ पे जो सप्लायर्स है दैट दो सप्लायर्स विल बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनको शेयर्स मिलने वाले हैं कंपनी के. करेक्ट. सो ये हुआ मीनिंग. अभी इसके जर्नल एंट्रीज देखो. फर्स्ट वी नीड टू पास जर्नल एंट्री फॉर द परचेस ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट. सो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग एसेट परचेस फ्रॉम द वेंडर एंड देन allotment of shares to that vendor. So vendor account debit to share capital account. So यहाँ पे हम पब्लिक को इशू नहीं कर रहे शेयर. सो एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये एंट्रीज नहीं होने वाले इंस्टॉलमेंट्स में. ओके, वी आर डायरेक्टली इशूइंग, डायरेक्टली अलॉटिंग शेयर्स टू द वेंडर. सो सेकेंड एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, ये एक हुआ कि हम सप्लायर्स को शेयर्स इशू कर सकते हैं. दूसरा है द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. ओके, प्रमोटर्स मतलब आप सबको पता है, प्रमोटर्स मतलब जिनकी आइडिया है, बिजनेस आइडिया, एंड जो कंपनी स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फॉर्मेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस या कंपनी फॉर्म करने के लिए जो भी सर्विस लगती है, दैट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय प्रमोटर्स. एंड वी नो दैट प्रमोटर्स आर डिफरेंट, shareholders are different legal entity and its company is different. So company need to pay something for the services received of the promoters by the company. So company will issue shares to the promoter instead of paying cash to the promoters. company क्या करेगी? company will issue shares to the promoters, then only promoters will become owners of the company. okay, सो यहाँ पे प्रमोटर्स को जब पेमेंट होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ गुडविल. सो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो इफ द शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, देन एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, सो आज हमने ये कंसेप्ट देखी. सो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया था ओके मॉड्यूल में. सो आप जो भी इम्पोर्टेंट आपको
पॉइंट्स लग रहे हैं वो अंडरलाइन करके रखो, तो लास्ट डे रिवीजन फटाफट हो जाएगी। सो हमने इसमें क्या क्या देखा, एक था इशू ऑफ शेयर्स टू द सप्लायर्स ऑफ एसेट्स, इशू ऑफ शेयर्स टू सप्लायर्स ऑफ एसेट्स, एंड दूसरा क्या था, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स for what? For services provided by them to, for services provided to the company। उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड की है कंपनी को, उसके बदले में क्या हो रहा है, यस, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, किसको, प्रमोटर्स को। देन ओनली दे विल बिकम ओनर्स ऑफ द company। Now the next concept is of forfeiture of shares। So forfeiture का मतलब होता है cancellation, okay? Forfeiture का मतलब है cancellation of shares। So directors of the company will take the decision of cancellation of shares if it is provided in the provisions of articles of association of the company, okay? So ये डिसीजन की अथॉरिटी किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास है। व्हेन शेयर्स विल बी कैंसल्ड और फॉरफिटेड, अगर किसी शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी पे नहीं किया है, ओके, तो कंपनी पहले उनको रिमाइंडर्स भेजती है। आफ्टर सेंडिंग रिमाइंडर्स, अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया टू द रिमाइंडर्स एंड पेमेंट भी नहीं किया, तो कंपनी के पास, डायरेक्टर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू कैंसल द शेयर्स ऑफ दोज शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट पेड allotment money and call money। So this cancellation is known as forfeiture of the shares, okay? So ये हुई concept। Now check the journal entry। जर्नल एंट्री क्या होगी, जब आपने शेयर्स अलॉट किए थे तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, करेक्ट? पहले जो इंस्टॉलमेंट्स के अकाउंट है, मतलब सपोज फर्स्ट एप्लीकेशन अकाउंट एक बार क्रेडिट होता है जब application money is received, and second time it is debited, application account debit to share capital। तो ऐसे करके application account तो नील ही हो जाता है। so ultimately amount कहाँ पे ट्रांसफर होती है, शेयर कैपिटल में। सेम विथ अलॉटमेंट, पहले हम अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री दिखाते हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड देन अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। सो अल्टीमेटली फर्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू के एंट्री में अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के एंट्री में वो क्रेडिट हुआ। सो ऐसे करके अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। सो अल्टीमेटली अमाउंट कहाँ पे जा रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। सेम विद द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो अभी हमें कैंसलेशन के वक्त, अकाउंटिंग में कैंसलेशन कैसे करते हैं, कौन से भी एंट्री के कैंसल से मार्क करके नहीं करते, ओके? जो भी बैलेंस है उसके अपोजिट साइड को आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट दिया था, अभी उसको डेबिट देना पड़ेगा कैंसलेशन के लिए। सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ व्हाट अमाउंट, जितनी अमाउंट आपने क्रेडिट की है शेयर कैपिटल को, उस शेयर होल्डर, उस शेयर्स की, जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उस शेयर्स पे जितनी भी अमाउंट क्रेडिट हुई है उतनी अमाउंट रिवर्स करनी पड़ेगी, डेबिट देना पड़ेगा। सो जितना हमने कॉल किया है अमाउंट, दैट अमाउंट वी नीड टू डेबिट, दैट इज कॉल्ड अप अमाउंट। सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट, ओके? यहाँ पे दिया देखो, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप, क्योंकि जितना कॉल्ड अप है उतना ही क्रेडिट होता है ना। सपोज 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपीज ही कॉल किए हैं, 2 रुपीज जो फाइनल कॉल के थे वो 2 रुपीज कॉल ही नहीं किए हैं, 8 रुपीज तक ही कॉल्ड अप है, एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज का होने के पहले ही क्या हुआ, शेयर्स फॉरफिट हुए, कैंसल हुए। तो शेयर कैपिटल में अभी तक 8 रुपीज ही क्रेडिट हुए हैं, तो उतने ही डेबिट करने पड़ेंगे, करेक्ट? So share capital account will be debited with the called up amount. Then to shares forfeited account,
ओके, यू नीड टू ओपन वन अकाउंट जिसका नाम ही है शेयर्स फॉरफिटेड। सो जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे किया है, सपोज शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी पे किया है एंड उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की है, दैट्स वाई द इट शेयर्स आर फॉरफिटेड। सो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी जो पे हुआ है वो उसको रिफंड नहीं होता है। ओके, तो उसके शेयर्स भी कैंसिल हो जाएंगे एंड उसने जो ऑलरेडी पेमेंट्स किए हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वो भी उसको रिफंड नहीं होगा। ओके, सो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में ये जो अमाउंट रिसीव की है कंपनी ने ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो क्रेडिट करनी है, वो रिफंड नहीं होगी और शेयर्स भी नहीं मिलेंगे। एंड पहले अगर आपने अभी फर्स्ट कॉल अकाउंट जो पैसे रिसीव नहीं हुए हैं वो भी कैंसिल करने पड़ेंगे। सो ओरिजिनल एंट्री में आपने अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया है तो कैंसिलेशन के टाइम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, आपने जो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री की थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ है तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट करोगे, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हुआ है तो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करोगे, जो भी डेबिट हुआ है उस अकाउंट का आपको रिवर्स क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, सो ये हुई एंट्री फॉर द फॉरफीचर। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना कॉल्ड अप है उतना अमाउंट डेबिट होगा, जो रिसीव हुआ है वो फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा एंड जो एरियर्स है रिसीवेबल है वो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा इफ द अकाउंट इज ओपन। ओके, नाउ we will see when shares were originally issued at premium। so ये जो पहली जर्नल एंट्री थी उसमें क्या था, शेयर्स इशूड एट पार की एंट्री हुई है। ओके, नाउ इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम देन उसके फॉरफीचर के एंट्रीज हमें देखने हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू से भी ज्यादा अमाउंट को अगर शेयर्स इशू किए हैं, इफ इशू प्राइस इज मोर देन face value or par value then it is known as shares are originally issued at premium। okay, so उस केस में क्या करना है देखते हैं। so when shares are issued originally at premium, okay, so यहाँ पे क्या हो सकता है, दो situations हो सकते हैं। देखो, if the shares issued at premium एंड उस शेयर्स पे प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। ओके, सो प्रीमियम अमाउंट रिसीव हुई है तो उस केस में हम एंट्री क्या करते हैं, प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट होगा। ओके, जब अमाउंट रिसीव हो जाएगी तब। सो फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट के टाइम आपको प्रीमियम पे करना था, सो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, and then when allotment amount is received then bank account debit to allotment account एंट्री हम करते हैं। सो ये allotment ड्यू की एंट्री हुई, ड्यू के एंट्री में we will show the premium account as a credit and then second entry will be the amount received on allotment। now when there is a forfeiture of the shares originally issued at premium, प्रीमियम रिसीव हुआ है तो जो पहले ओरिजिनली क्रेडिट किया है हमने प्रीमियम अकाउंट वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया है ना, तो कुछ भी नहीं करना है। वंस द प्रीमियम इज रिसीव्ड लॉ डज नॉट अलाउ टू रिफंड करेक्ट दैट प्रीमियम। सो प्रीमियम अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है। सो नॉर्मल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप अमाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दो नाम से आप फॉरफिटेड शेयर्स भी लिख सकते हो या शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी लिख सकते हो फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी विच विल नॉट बी रिफंडेड एंड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके, सो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, रिसीवेबल है, अगर आपने ओरिजिनल एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स डेबिट किया है तो अभी क्रेडिट हो जाएगा। नाउ सेकेंड सिचुएशन इज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। सो आपने ओरिजिनल एंट्री में क्रेडिट किया था तो अभी रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा, करेक्ट।
सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अभी डेबिट हो जाएगा क्योंकि पहले क्रेडिट किया था ड्यू के एंट्री में, अलॉटमेंट मनी ड्यू के एंट्री में, लेकिन रिसीव हुआ नहीं, शेयर्स कैंसिल हो गए, तो अभी डेबिट देना पड़ेगा। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ क्या एडिशन हो रही है, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, शो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। ओके, सो आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, इसलिए हम क्वेश्चन लास्ट लाइन से पढ़ रहे हैं। शो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सो जर्नल एंट्रीज आपको सिर्फ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इतने ही ट्रांजैक्शन के पूछे हैं, तो आप स्टार्टिंग के एंट्रीज करोगे क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वो वाले एंट्रीज हमें करने नहीं है। ओके, सो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, नहीं तो फिर मैम टाइम ही नहीं बचा। ओके, क्वेश्चन पेपर तो सारे सम्स आ रहे थे अकाउंट्स के, लेकिन टाइम ही नहीं था, तो सिर्फ इतने ही एंट्रीज पूछे एंड आप सारे एंट्रीज कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। So Suman Limited issued equity shares of ₹10 each at a premium of ₹3 per share. Payable as follows. So 3 on application पे करना है, 5 on allotment, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ओके, सो इसमें प्रीमियम पोर्शन कितना है, करेक्ट, प्रीमियम पोर्शन है 3 एंड कैपिटल का पोर्शन है 2, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि प्रीमियम 3 है एंड कैपिटल इज 2। ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन फाइनल कॉल, 2.5 या 2.50। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, सो इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। सो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम पोर्शन था वो भी पेमेंट नहीं हुआ है। So Mr. Ashok failed to pay allotment money and first call money also on 200 shares. Directors forfeited his share after first call. Okay, so इसने allotment money भी पे नहीं किया है, first call भी नहीं पे किया है, तो डायरेक्टर्स ने बोला कि अभी सेकेंड फाइनल कॉल भी नहीं आने वाला, तो उसके पहले ही डायरेक्टर्स ने अशोक के शेयर्स फॉरफिट किए। सो देखो अभी क्या एंट्री करनी पड़ेगी, फर्स्ट कॉल तक ही अमाउंट कॉल्ड अप थी एंड आफ्टर फर्स्ट कॉल इटसेल्फ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर, तो कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ तक ही है, एप्लीकेशन का ₹3, अलॉटमेंट में ₹2 इज द कैपिटल पोर्शन एंड 2.5 फर्स्ट कॉल का, सो टोटल कितना हो रहा है 7.5। सो 200 शेयर्स है अशोक के पास, सो 200 शेयर्स इंटू 7.50 करो, कितना आ रहा है, करेक्ट 1500, करेक्ट। देन प्रीमियम भी नहीं आया, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 200 शेयर्स इंटू 3 पर प्रीमियम है ना, 200 शेयर्स है अशोक के पास, तो कितना हो रहा है वो 600, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा विथ 600, करेक्ट। सो 200 शेयर्स इंटू 3, ओके, ये हुआ डेबिट। अभी क्रेडिट में 2 शेयर्स फॉरफिटेड, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है ना, सो 600 शेयर फॉरफिचर में जाएगा। 600 कैसे आया, करेक्ट, 200 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन मनी 3, करेक्ट। इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, अलॉटमेंट के टाइम टोटल 5 ड्यू था,
सो 5 इंटू 200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब अलॉटमेंट ड्यू था तब डेबिट किया था ना ये अकाउंट, तो अभी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो 200 इंटू 5 एंड फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल 2.50 इंटू 200 कितना हो रहा है 500। ओके, सो 500 शेयर फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 200 इंटू 2.50। ओके, सो जो पहले डेबिट किए थे ड्यूज के टाइम, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, तब डेबिट हुआ था, अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ चेक फॉर मिस्टर अतुल। While another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call money on 100 shares and his shares were forfeited after final call। मतलब पूरी अमाउंट कॉल्ड अप है ना, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। सो 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, सो 1000। एंड इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है ना अतुल ने, तो इसने अलॉटमेंट मनी पे किया है मतलब। ओके, सो अलॉटमेंट मनी पे किया है, 100 शेयर्स थे, अलॉटमेंट मनी पे किया है मतलब प्रीमियम भी पे किया है, प्रीमियम पे किया है तो वो रिवर्स नहीं करना है। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ डेबिट होगा 100 इंटू 10। ओके, इसकी फॉरफिट कितनी हो जाएगी फिर अमाउंट, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये दोनों कॉल्स उसने नहीं पे किए, तो उसने क्या क्या पे किया था, 3 एप्लीकेशन का पे किया है, अलॉटमेंट भी पे किया है उसने। अलॉटमेंट में कैपिटल पोर्शन 2 है, 2 रुपीज, तो 3 + 2 5 रुपीज ही क्या होंगे, शेयर फॉरफिटेड में जाएंगे। जो प्रीमियम का पोर्शन था जो अलॉटमेंट में इंक्लूड है वो प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी है, वो रिवर्स नहीं करना है। यही तो सीखा ना हमने कि प्रीमियम अगर रिसीव्ड है तो वो रिवर्स नहीं करते हैं। तो सिर्फ जो कैपिटल वाला पोर्शन है, that is 3 on application and 2 on allotment capital portion, so ऐसे 5 into 100 shares फॉरफिट हो जाएंगे। एंड जो उसने पे नहीं किया है वो सब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सो शेयर फर्स्ट कॉल भी 2.5 का था ना, 100 शेयर इंटू 2.50 एंड करेक्ट। फाइनल कॉल भी 100 शेयर्स एंड 2.50 पर शेयर से था। सो 100 इंटू 2.50। Okay, so this was the entry for share forfeiture when shares are issued at premium. So if premium is received, no need to reverse. If premium is not received, then you need to debit share premium account. And यही working notes उन्होंने दिए, जो हमने यहाँ पे बॉक्सेस में अमाउंट्स लिखे हैं वही अमाउंट्स उन्होंने एज अ वर्किंग नोट दिखाए हैं। तो आपको भी एग्जाम में एज अ वर्किंग नोट दिखाना है ये। ओके, या आप जैसे मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वैसे भी आप इधर ही लिख सकते हो, ये भी अलाउड है। ओके, so thank you very much for watching this video. In next lecture we will continue with the remaining concepts. Thank you.